नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं, फूलों की दुनिया में। कभी सोचा है कि ये खूबसूरत सी दिखने वाली चीजें अपनी अगली पीढ़ी को कैसे जन्म देती हैं? चलिए, आज इसी सूक्ष्म दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस कमाल की तस्वीर से। नहीं नहीं, ये कोई एलियन दुनिया की तस्वीर नहीं है। ये तो हमारे ही बगीचे में खिले किसी फूल के अंदर का नजारा है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि फूल सिर्फ सुंदर नहीं होते। असल में वो प्रकृति के अद्भुत आविष्कार हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ जीवन बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और देखिए, जैसा ये कोट हमें याद दिलाता है, फूल तो हमेशा से ही हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा रहे हैं, है ना? हम प्यार जताने के लिए, खुशी मनाने के लिए और यहाँ तक कि दुख व्यक्त करने के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनकी खूबसूरती के पीछे एक बहुत गहरा, एक बायोलॉजिकल मकसद छिपा है। एक ऐसा मकसद जो पूरी पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए, आप फूलों को एक साइंटिस्ट की नज़र से देखते हैं। देखिए, एक बायोलॉजिस्ट के लिए ना फूल सिर्फ खूबसूरत चीज नहीं है। वो तो रिप्रोडक्शन के, यानी प्रजनन के कमाल के सेंटर्स हैं। यहीं से, ठीक यहीं से एक नए पौधे की जिंदगी की कहानी शुरू होती है। ये देखिए, ये है एक फूल का बेसिक स्ट्रक्चर। पंखुड़ियां हैं, पत्तियां हैं और बीच में ये ओवरी यानी अंडाशय है। लेकिन जो असली जादू है ना, वो इसके दो सबसे जरूरी हिस्सों में छिपा हुआ है। वो हिस्से जो रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार हैं। तो चलिए, इन्हीं हिस्सों के और अंदर और गहराई में चलते हैं। चलिए, तो अब इस कारखाने के अंदर चलते हैं। हम अपना इस सफर शुरू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी नर प्रजनन अंगों से। इसे ना एक ऐसी फैक्ट्री की तरह समझिए जिसका बस एक ही काम है, जीवन के सबसे छोटे लेकिन सबसे जरूरी कणों को बनाना और फैलाना। और वो कण है पराग कण यानी पॉलन ग्रेन्स। ये है पुंकेसर या स्टेमन, फूल का मेल पार्ट। इसमें एक ये लंबा पतला सा डंठल है जिसे फिलामेंट या तंतु कहते हैं, और इसके सिरे पर ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये है परागकोश यानी एंथर। हमारी असली कहानी यहीं से, इसी परागकोश के अंदर से शुरू होती है। अगर हम इस परागकोश को और जूम करके देखें तो पता चलता है कि इसके अंदर 4 छोटे-छोटे चेम्बर्स होते हैं। इन चेम्बर्स को हम पराग की नर्सरी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पर हजारों लाखों परागकण तैयार होते हैं, डेवलप होते हैं। यहां देखिए, ये एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। लेफ्ट साइड में एक यंग एंथर है जो अभी बंद है, और राइट साइड में एक मैच्योर एंथर है जो फट चुका है, खुल गया है और अपने अंदर भरे हजारों परागकणों को हवा में बिखेरने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो सवाल यह है कि यह खुलता कैसे है? देखिए, इस परागकोश की दीवार में ना 4 परतें होती हैं। जो बाहर की 3 लेयर्स हैं, वो एक तरह से इसका सुरक्षा कवच है। वो इसे प्रोटेक्ट करती हैं और सही वक्त आने पर इसे फटने में यानी खुलने में मदद भी करती हैं। लेकिन जो सबसे अंदर की लेयर है ना, जिसे टैपिटम कहते हैं, वो सबसे खास है। ये एक न्यूट्रिशन सेंटर की तरह काम करती है। ये अंदर बन रहे पराग कणों को खाना खिलाती है, उन्हें पोषण देती है, ताकि वो अपनी इस जरूरी यात्रा के लिए एकदम तैयार हो सकें। और जब हम पराग कणों की बात कर रहे हैं तो जरा अंदाजा लगाइए कि हम कितने छोटे लेवल की बात कर रहे हैं। एक अकेला पराग कण सिर्फ 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। सोचिए, हमारे एक बाल की चौड़ाई से भी कहीं ज्यादा छोटा। अब इतना छोटा होने के बाद भी हर एक पॉलन ग्रेन अपने आप में एक किले जैसा है। इसकी 2 दीवारें होती हैं। बाहर वाली दीवार, जिसे बाह्य चोल या एक्साइन कहते हैं, वो बहुत ही सख्त और डिजाइनदार होती है। और जो अंदर की दीवार है, अंतःचोल या इंटाइन, वो एकदम नरम और लचीली होती है। ये जो बाहर की दीवार है, वो स्पोरोपोलिनिन नाम के एक पदार्थ की वजह से इतनी मजबूत होती है। और ये चीज तो भाई कमाल की है। ये तेज गर्मी, स्ट्रॉन्ग एसिड्स सबको झेल सकती है। और इसी वजह से साइंटिस्ट को लाखों साल पुराने पराग के फॉसिल्स यानी जीवाश्म तक मिल जाते हैं। ये सच में नेचर का एक आर्मर्ड मैसेंजर है। तो ठीक है, हमने कहानी का मेल साइड तो देख लिया। अब वक्त है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की दुनिया में जाने का। ये एक तरह का सुरक्षित अभयारण्य है, एक सैंक्चुरी, जहां जीवन का दूसरा आधा हिस्सा इंतजार कर रहा है। ये है स्त्री केसर या पिस्टिल, फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर है वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, जो पॉलन ग्रेन्स के लिए एक चिपचिपा सा लैंडिंग पैड है। फिर ये जो डंठल जैसा हिस्सा है, ये है वर्तिका या स्टाइल, जो नीचे अंडाशय तक जाता है। और ये जो नीचे का फूला हुआ हिस्सा है, ये है अंडाशय यानी ओवरी।
इसी अंडाशय के अंदर होते हैं ये छोटे छोटे मोती जैसे बीजांड या ओव्यूल्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हर एक ओव्यूल के अंदर एक नया बीज बनने की पूरी क्षमता होती है। यहीं पर पौधे का भविष्य एकदम सुरक्षित रखा है। और अगर हम इसके भी और अंदर जाएं और गहराई में देखें तो हमें मिलता है भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियो सैक। हमारे सफर की ये फाइनल डेस्टिनेशन है। इसी थैली के अंदर रखी है सबसे कीमती चीज, फीमेल एग सेल यानी मादा अंडाणु, जो मेल गैमेट के आने का इंतजार कर रहा है। तो अब हमारे पास दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ पराग कोश में मेल गैमेट और दूसरी तरफ भ्रूण कोश में फीमेल गैमेट। कहानी का क्लाइमैक्स है वो प्रोसेस जो इन दोनों दुनियाओं के बीच के फासले को खत्म करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन यानी परागण। ये कुछ नहीं, बस पॉलन ग्रेन्स का मेल एंथर से निकलकर फीमेल स्टिग्मा तक पहुंचने का सफर है। अब क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों ही अपनी जगह से हिल नहीं सकते, इसलिए उन्हें मिलाने के लिए ये यात्रा होना बहुत बहुत जरूरी है। और पौधे इस सफर को पूरा करवाने के लिए कमाल के तरीके अपनाते हैं। कुछ तो हवा का सहारा लेते हैं, जैसे मक्का। इसका पॉलन बहुत हल्का होता है और हवा में उड़कर दूसरे पौधों तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ कई फूल कीड़ों को, पक्षियों को या पानी को अपनी मदद के लिए बुलाते हैं। उन्हें सुंदर रंगों और मीठे रस का लालच देकर अपनी तरफ खींचते हैं। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। हमने एक फूल के अंदर की ये पूरी माइक्रोस्कोपिक जर्नी देखी। हमने देखा कि कैसे पॉलन बनता है, कैसे एग सेल को सुरक्षित रखा जाता है और फिर उन्हें मिलाने के लिए ये कितनी जरूरी यात्रा होती है। तो आखिर इस पूरी माइक्रोस्कोपिक कहानी का मतलब क्या निकलता है? ये प्रकृति का तरीका है ये पक्का करने का कि जिंदगी चलती रहे। इसी कमाल के प्रोसेस के जरिए फूल से फल और बीज बनते हैं। फिर वो बीज जमीन पर गिरते हैं और उनसे पौधों की एक नई पीढ़ी जन्म लेती है। यही तो है जीवन का चक्र। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगली बार जब किसी खूबसूरत फूल को देखें तो बस एक पल रुककर ये जरूर सोचेगा कि उसकी सतह के नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी है। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डांस चल रहा है जो जिंदगी को मुमकिन बनाता है। और फिर खुद से पूछेगा, अगर ये अदृश्य, ये माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस ना होता तो क्या हमारी दुनिया वाकई इतनी रंगीन और खूबसूरत होती जितनी आज है?